मूल्यांकन वैगनर द्वारा प्रस्तुत महाद्वीपों के प्रवाह के लिए जो बल इन्होंने बताया वो सर्वथा अनुप्रयुक्त हैं। चंद्रमा तथा सूर्य के ज्वारीय बल से महाद्वीप में पश्चिम दिशा की ओर प्रवाह तभी हो सकता है जब वर्तमान जो ज्वारीय बल है वो उसका 90 करोड़ गुना बल अधिक प्रयोग हो। ज्वारीय बल तभी संभव है, और अगर इतना महाद्वीपों के प्रवाह के समय ये बल लगता तो पृथ्वी का परिभ्रमण 1 वर्ष में ही बंद हो गया होता, और इस तरह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण महाद्वीपों में प्रवाह नहीं हो सकता। अतः ये धारणा गलत है। अगर इतना ज्वारीय बल होता तो सूर्य और पृथ्वी कभी के आपस में मिल गए होते। दूसरा, वैगनर ने परस्पर कई विरोधी बातों का बताई है कि सियाल कठोर है और सीमा के ऊपर तैर रहा है बिना किसी रुकावट के, जबकि सियाल अगर कठोर है तो वो सीमा के ऊपर किसी भी सूरत में तैर नहीं सकता। तीसरा, अंध महासागर के दोनों तट अगर इनको हम आपस में मिलाएं तो ये पूर्णतः आपस में नहीं मिल सकते। इनमें 400 से 900 किलोमीटर का इनमें गैप रह जाता है। तो ये भी इसकी जो बनावट बता रहे हैं ये भी इस समय मेल नहीं खाती। और लास्ट है, वैगनर ने महाद्वीपों के प्रवाह की दिशा तथा तिथि पर अच्छी तरह प्रकाश नहीं डाला। कार्बोनिफेरस युग में ये पैंजिया किस फॉर्म में था? ठंडा था, गर्म था, शुष्क था? इस बारे में इन्होंने कोई प्रकाश नहीं डाला, इसलिए इस सिद्धांत को में काफ़ी त्रुटियां पाई जाती हैं। लेकिन फिर भी ये जो महाद्वीपों के विस्थापन संबंधी जो विचारधारा है उसको पढ़ते समय ये एक मील का पत्थर साबित होती है। थैंक यू वेरी मच। मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर अनिल कुमार, myself Dr. Anil Kumar, Associate Professor in Geography, PCRS Government College, Rohtak. Today I am going to present Wagner's continental drift theory. प्रोफेसर एल्फ्रेड वैगनर जर्मनी के एक प्रसिद्ध जलवायुवेता तथा भूशास्त्रवेता थे। वैगनर ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1912 में किया और फिर इसका विवेचन 1915 और 1920 में किया, लेकिन ड्यू टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इवेंट्स द थ्योरी वाज नॉट सो पॉपुलर। फिर भी इनकी महासागरों की जो संकल्पना है या उस स्थिरता की संकल्पना को गलत प्रमाणित नहीं कर सकते। ये एक मील का पत्थर साबित हुआ। इन्होंने इस जो परिवर्तन हो रहे हैं धरातल के ऊपर उस परिवर्तन को 2 रूपों में स्पष्ट किया। नंबर 1, यदि सतह भाग एक जगह स्थिर रहे तो जलवायु कटिबंधों का क्रमशः स्थानांतरण हुआ होगा, जिस कारण कभी शीत, कभी उष्ण, कभी शुष्क और कभी आर्द्र जलवायु का आगमन हुआ होगा। दूसरा, यदि जलवायु कटिबंध शिथिल रहे तो सतल भागों का स्थानांतरण हुआ होगा। वैगनर ने सतल के स्थायित्व को पूर्णतः अस्वीकार किया है तथा उनके स्थानांतरण के प्रवाह में उन्होंने विश्वास अपना दिखाया है। तो
गए थे बेसिकली जलवायु शास्त्र, जलवायु के जानने वाले और पूर्व वनस्पति शास्त्र और भूगर्भ शास्त्र के प्रमाणों के आधार पर उन्होंने कार्बोनिफेरस युग में समस्त सतल भाग कभी संलग्न रहे होंगे। जितना भी जो मैप है ये कभी जुड़ा हुआ था, जिसको हम पेंजिया का नाम देते थे। इसके उत्तरी भाग को लारेशिया और दक्षिणी भाग को गोंडवानालैंड कहते थे, और जो आज के लिए मेडिटेरियन सी है इसकी जगह टैथिस सागर था। तो दोनों साइड से अंगारालैंड और गोंडवानालैंड दोनों तरफ से नदियां इसमें तलछट जमा करती रहती थी। तलछट इतना इसमें जमा हो गया कि इसमें कंप्रेशनल फोर्सेस एक्टिवेट हो गई, जिससे स्थलीय भूभागों में मूवमेंट हुई, और ये गोंडवानालैंड और अंगारालैंड एक दूसरे के इस तरह कंप्रेस करने से हमारा जो हिमालय पर्वत है उसका निर्माण हुआ है, जो 3 लेयर्स इसकी एज इट इज हमें साफ दिखाई देते हैं, जिसे उप हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय के नाम से हम जानते हैं। इस सिद्धांत के पक्ष में प्रमाण, ये प्रमाण देना चाहते हैं अपने पक्ष में कि भूगर्भिक बनावट, जलवायु तथा वनस्पतियों के वितरण के आधार पर यह प्रमाणित करने का प्रयास किया है कि प्रारंभ में स्थलीय भूभाग पेंजिया के रूप में थे, और अगर वर्तमान सभी जितने भी महाद्वीप हैं इनको काटकर हम एक दूसरे में जोड़े, जैसे ये साउथ अमेरिका का हिस्सा अफ्रीका के ईस्ट कोस्ट के साथ पूरी तरह फिट बैठता है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया को काट के हम इंडिया के नीचे लगाएंगे तो ये भी पूरी तरह फिट बैठेगा। नॉर्थ अमेरिका और ग्रीनलैंड को हम इसके साथ लेके आएंगे तो ये यूरेशियन भागों में बिल्कुल फिट बैठता है। तो इन्होंने ये इसको संपूर्ण को पृथ्वी जिगसॉ फिट का नाम दिया। एक दूसरे स्थलीय भूभाग को एक दूसरे में फिट करना, इसको जिगसॉ फिट का नाम दिया। दूसरा, भूगर्भिक प्रमाणों के आधार पर आंध्र महासागर में दोनों तटों में कैलोडोनियन और हार्सिनियन पर्वत क्रमों में समानता पाई जाती है। जो आपका ये यहाँ पर जो पर्वत पाए जाते हैं वो, और यहाँ ब्राजील वाले हिस्से में जो पर्वत पाए जाते हैं, इन दोनों का जब मिलाते हैं तो दोनों में सिमिलरिटी है, चाहे वो जमीन से संबंधित है, चाहे वो नेचुरल वेजिटेशन से संबंधित है, वो समानता मिलती है। तीसरा, यदि दोनों तटों की भूवैज्ञानिक संरचना पर विचार किया जाए तो पुनः सामने दिखता है, दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं और दोनों में एक दूसरे में फिट होते हैं। लेकिन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में अगर इन दोनों को हम मिलाते हैं तो 400 से 800 किलोमीटर का इसमें अंतर रह जाता है। वो ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज, ड्यू टू द इरोजनल वर्क ऑफ सी वेव्स, एयर, टेम्परेचर, ये सभी जितने भी कारक हैं इन सब ने इसको इरोजन किया है, जिस कारण ये 400 से 800 किलोमीटर का डिफरेंस इसमें हो गया। आंध्र महासागर के दोनों तटों पर चट्टानों में पाए जाने वाले जीवाशेष, फॉसिल्स और वनस्पतियों में समानता मिलती, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ। भूगणितीय प्रमाणों के आधार पर यह बताया गया कि ग्रीनलैंड निरंतर 20 मीटर प्रति वर्ष की गति से पश्चिम की ओर खिसक रहा है। 1930 के बाद इसके पश्चिम की ओर खिसकने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। इसी तरह स्कैंडिनेविया के उत्तरी भाग में लेमिंग्स नाम के जंतु होते थे जो ऋतु विशेष के परिवर्तन के साथ वो पश्चिम की ओर माइग्रेट करते थे, और अब वो माइग्रेट करते हैं तो वो समुद्र में डूब जाते हैं। तो इसका अर्थ ये है कि कालांतर में कभी ये जुड़े हुए भूभाग होंगे और वो ठंडे स्थानों से गर्म स्थानों की ओर
माइग्रेट कर रहे होंगे, प्रवास कर रहे होंगे, तो वो उनका व्यवहार आज भी चलता आ रहा है और आज वो जमीन ना होने के कारण समुद्र में गिरकर डूब जाते हैं। नेक्स्ट, प्रवाह संबंधी बल। इन्होंने दो बलों का इसमें इस्तेमाल किया है। एक तो भूमध्य रेखा के ऊपर गुरुत्व बल और दूसरा है पलवनशीलता का बल। और दूसरा ये बताया कि जो ये ऊपर वाले जो परत है सियाल, वो सीमा के ऊपर तैर रही है। सियाल कंपैरेटिवली हार्ड रॉक है और सीमा कंपैरेटिवली सॉफ्ट। तो सियाल जो लेयर है, पृथ्वी की जो ऊपरी परत है, वो सीमा के ऊपर स्वतंत्र रूप से तैर रही है। तो इस तैरती हुई परत पर उत्तरी गुरुत्व और पलवनशीलता के बल दो काम करते हैं। एक बल तो है जो भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर स्थलीय भूभागों की मूवमेंट है। जैसे इंडियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये लगातार उत्तर की ओर खिसक रही है। और दूसरा पलवनशीलता का जो बल है वो ये है कि पृथ्वी जो घूम रही है, उसके घूमते समय जो इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स है, या जो अफ्रीका महाद्वीप शिखर है, ये इस सियाल को रोकने का काम करता है, जिससे ये अटलांटिक ओशन के वेस्ट में उत्तरी और जो दक्षिण अमेरिका है वो वेस्ट की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं, ऐसा इन्होंने बताया है। इसकी आलोचना भी आती है सामने, क्योंकि सबसे पहले तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स और जो पलवनशीलता का जो बल है, ये ही एक दूसरे के कंट्राडिक्टरी है। कोई भी मूवमेंट है वो या तो उत्तर की ओर ही होगी, या पश्चिम की ओर होगी, या पूर्व की ओर होगी। एक जैसा बल दो विपरीत दिशाओं में कार्य नहीं कर सकता। दूसरा, इसने बताया कि सियाल और सियाल सीमा के ऊपर तैर रहा है और कहीं पर ये रुक जाती है और कहीं पर मूवमेंट करती है। तो ये भी बात गलत है कि सियाल लगातार ऊपर तैर रही है तो उसके ऊपर कोई अवरोध काम नहीं करेगा, वो कंटिन्यूअस काम। तो ये ही सबसे बड़ी आलोचना का विषय बना। और वैगनर द्वारा जो प्रयोग किए गए हैं चंद्रमा और सूर्य की जो टाइडल फोर्स है, वो टाइडल फोर्स भी महाद्वीपों को पश्चिम दिशा की ओर प्रवाह तभी हो सकता है जब वर्तमान जो ज्वारीय बल है, आज जो ज्वारीय बल पैदा होता है, उससे लगभग 90 करोड़